Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 22nd of January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing jobs exam. First question is, which developmental task is associated with school age childhood according to Erikson growth and development theory? एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार पेशेंट में स्कूल एज के अंदर कौन सा डेवलपमेंट टास्क देखने को मिलता है? ट्रस्ट, इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट या इंडस्ट्री? The right answer is option D, इंडस्ट्री। एरिक इरिक्सन के अनुसार दी गई साइको सोशल थ्योरी के अनुसार स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी टास्क देखने को मिलता है। आइए एरिक्सन के द्वारा दी गई इस थ्योरी के सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। एरिक एरिक्सन की इस थ्योरी में टोटल 8 स्पेसिफिक स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन्फेंसी एज के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट देखने को मिलता है। टॉडलर एज यानी 1 से 3 साल के बीच में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देखने को मिलता है। प्री स्कूल एज यानी 3 से 6 साल के बीच इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलता है। स्कूल एज यानी 6 से 12 साल के बीच में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी देखने को मिलता है। यहाँ पर हर स्टेप इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के लिए, या फिर इसे नोट डाउन कर लें, इसे जरूर याद कर लें। एडोलेसेंस एज यानी 10 से 19 साल, इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन देखने को मिलता है। 20 से 35 साल यानी यंग अडल्टहुड एज के अंदर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मिडिल एज यानी 35 टू 65 के बीच में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और 65 साल से ज्यादा उम्र होने पर ओल्ड अडल्टहुड एज कहते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेटी वर्सेस डिस्पेयर कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rise of an existing antibody level in response to irrelevant stimuli is called। इस क्वेश्चन को समझिएगा। जब आपके शरीर में कोई एंटीजन एंट्री लेता है, यानी कोई फॉरेन बॉडी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूस करने की नीयत से आपकी बॉडी में एंटर होता है, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट अपनी सेना तैयार करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि इन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। लेकिन अगर इस मैकेनिज्म में कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए और बॉडी के द्वारा किसी एंटीजन के बॉडी में प्रवेश करने पर वो उसके बॉडी के द्वारा किसी और तरह का एंटीबॉडी, गलत एंटीबॉडी भेज दिया जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? नॉर्मली जैसा एंटीजन बॉडी में एंटर होता है उसे आइडेंटिफाई करके उसके लिए एंटीबॉडी बनाया जाता है। लेकिन अगर बॉडी में इररेलेवेंट स्टिमुलाई के मिलने से गलत एंटीबॉडी बना दिया जाए, भेज दिया जाए लड़ने के लिए, तो आप इसे क्या कहेंगे? एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, एनामनेस्टिक रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। इररेलेवेंट स्टिमुलाई पर एंटीबॉडीज का राइज एनामनेस्टिक रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। एग्लूटिनेशन रिएक्शन का मतलब है जब किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा बिना सावधानी के
गलत ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसकी बॉडी में ये ब्लड जाकर क्लॉट बना लेगा, क्लम्प बना लेगा। इसे हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मानते हैं। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है जो कि किसी मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट के रूप में या किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर शुरू होती है, और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। एड्रेनलिन यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इन, इनमें से किस डिजीज के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती? डिप्थीरिया, पोलियोमाइलाइटिस, स्मॉल पॉक्स, टिटनेस। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हर्ड इम्यूनिटी को ही हम कम्युनिटी इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। किसी कम्युनिटी के अंदर अगर मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट बचे हुए लोगों में भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसे ही हम हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर टिटनेस डिजीज जो है वो हर्ड इम्यूनिटी से प्रोटेक्शन नहीं दिलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉमन कैंसर विद एड्स, एड्स पेशेंट में कौन सा कैंसर ज्यादातर देखने को मिलता है? ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कापोसी सार्कोमा। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा एड्स पेशेंट में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कैंसर टाइप है। आइए बात कर लेते हैं कापोसी सार्कोमा के बारे में। अ कैंसर दैट कॉज लीजन इन सॉफ्ट टिश्यूज, कापोसी सार्कोमा में सॉफ्ट टिश्यूज प्रभावित होते हैं। क्या यूं कहें कि कापोसी सार्कोमा सॉफ्ट टिश्यूज का कैंसर है जो कि कैंसर पेशेंट एड्स पेशेंट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Kaposi sarcoma causes lesions to grow in skin, lymph nodes, internal organs, mucous membrane lining, the mouth, nose and throat. कापोसी सार्कोमा में स्किन, लिम्फ नोड, म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स मुख्य रूप से प्रभावित होती है। It often affects people with immune deficiency such as HIV, AIDS, purple, red, brown skin blotches are common sign. कापोसी सार्कोमा होने पर पेशेंट की स्किन पर रेड या ब्राउन कलर के स्किन ब्लॉचेस बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, और ये इस कैंसर का सबसे कॉमन साइन भी माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्पल और रेड ब्राउन स्किन ब्लॉचेस इज अ कॉमन साइन ऑफ कापोसी सार्कोमा। ट्यूमर में ऑल्सो डेवलप इन अदर एरियाज ऑफ बॉडी, इन एरियाज के अलावा भी शरीर में दूसरे हिस्सों पर यह ट्यूमर हो सकता है। ट्रीटमेंट में इंक्लूड रेडिएशन और कीमोथेरेपी, रेयरली सर्जरी में भी रिक्वायर्ड। कापोसी सार्कोमा के ट्रीटमेंट में रेडिएशन और कीमोथेरेपी सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ही सर्जरी करवानी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की डेफिनेशन की। हेल्थ की परिभाषा WHO के अनुसार क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. WHO की परिभाषा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप उसे हेल्दी नहीं कह सकते। पर्सन में डिजीज नहीं है, उसके साथ साथ वो फिजिकली, मेंटली और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए,
तभी आप उसे कंप्लीटली हेल्दी पर्सन कहेंगे। फिजिकल हेल्दी का मतलब है कि पर्सन अपने सभी जरूरी काम खुद से पूरा कर सकने में सक्षम हो। मेंटली पर्सन इतना हेल्दी होना चाहिए कि वो अपनी आजीविका कमा सके और सोशली उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ उसका अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। अगर पर्सन इन तीनों क्राइटेरियाज के साथ साथ बिना किसी डिजीज कंडीशन के है, तब आप उसे हेल्दी पर्सन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO's डेफिनेशन। Next question. A client with pancreatitis has been transferred to the intensive care unit. Which order would the nurse anticipate? पैंक्रिएटाइटिस का मतलब है पैंक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना और इस पेशेंट को अब आईसीयू में शिफ्ट करवाया जा रहा है। आईसीयू में पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट के पहुंचने के बाद डॉक्टर द्वारा नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से किस इंटरवेंशन का ऑर्डर देगा, ऐसा एज अ नर्स आप अनुमान लगाते हैं। ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स, आप इस पेशेंट में हर 15 मिनट में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ऑप्शन बी, इंसर्शन ऑफ लेविन ट्यूब, आप इसमें लेविन ट्यूब इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन सी, कार्डियक मॉनिटर कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी, ड्रेसिंग चेंजेस 2 टाइम्स पर डे, दिन में 2 बार ड्रेसिंग चेंज करेंगे। पैंक्रिएटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंटरवेंशन किया जाना सबसे सही माना जाएगा एट द टाइम ऑफ आईसीयू एडमिशन? देखिएगा, ड्रेसिंग को दिन में 2 बार चेंज करना इज नॉट नेसेसरी। पैंक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में कार्डियक मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं है और हर 15 मिनट से इस पेशेंट के लिए बीपी मेजरमेंट करना सही इंटरवेंशन नहीं है। फाइनली ऑप्शन बी यहाँ पर सही माना जाएगा। इस पेशेंट के अंदर हम लेविन ट्यूब लगाते हैं। लेविन ट्यूब का नाम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। लेविन ट्यूब को आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसे आप नेजोगैस्ट्रिक या एनजी ट्यूब कहते हैं। एनजी ट्यूब की जो डिस्कवरी है वो अब्राहम लुइस लेविन द्वारा की गई थी। इस वजह से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को हम कई बार लेविन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा आप, अब्राहम लुइस लेविन, इन्होंने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सबसे पहले बताई थी। अब इस पेशेंट के अंदर क्यों नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई जाती है, इसका रैशनल भी जान लीजिए। पैंक्रिएटाइटिस वाले पेशेंट में हमेशा नौजिया वॉमिटिंग होती रहती है और ये पेशेंट नौजिया वॉमिटिंग के कारण एस्पायरेशन के रिस्क पर भी रहते हैं। तो इन पेशेंट्स में लगातार हो रहे नौजिया वॉमिटिंग की फाइंडिंग को कम करने के लिए स्टमक को डीकम्प्रेस करना होता है, यानी इस ट्यूब को लगाकर स्टमक में जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसे ड्रेन करवा दिया जाता है और इससे पेशेंट में नौजिया वॉमिटिंग और एस्पायरेशन की कंडीशन कम हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, पैंक्रिएटाइटिस वाला पेशेंट है तो उसे हमेशा नौजिया वॉमिटिंग होता रहेगा और नौजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन को कम करने के लिए, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन से बचने के लिए स्टमक को डीकम्प्रेस करना होता है, यानी स्टमक को खाली करना होता है और इसी पर्पज से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वहां कनेक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms describe a decreased number of platelets? इनमें से किस टर्म का मीनिंग प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आना होता है? थ्रोम्बेक्टोमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोसिस। The right answer is option B,
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आप चाहें तो ये चीज यहाँ नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 शब्दों के मिलने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टर्म बनी है। सबसे पहले है थ्रोम्बो, फिर है साइटो और फिर है पीनिया। थ्रोम्बो शब्द का मतलब होता है प्लेटलेट्स। आपके शरीर में ब्लड क्लॉट बनाने के लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और साइट का मतलब होता है सेल। और किसी भी शब्द के पीछे अगर पीनिया वर्ड लग जाए तो इसका मतलब होता है डिक्रीज या इसकी कमी। तो प्लेटलेट सेल्स की कमी होना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। रिमेनिंग वर्ड्स की भी यदि बात की जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपैथी, ऑप्शन सी के अंदर है थ्रोम्बोसाइटोपैथी। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट, साइटो मीन्स सेल और पैथी का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी। अगर किसी प्लेटलेट्स सेल के फंक्शंस अगर एबनॉर्मल हो जाएं तो ये चीज थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहलाती है। अगर किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स की फंक्शनिंग अल्टर्ड हो जाए, प्रॉपर तरीके से प्लेटलेट्स अपना फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहेंगे, यानी प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है थ्रोम्बेक्टोमी। थ्रोम्बेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ थ्रोम्बस। यहाँ पर एक्टोमी शब्द पीछे लगा है और ये एक्टोमी शब्द यदि किसी भी चीज में एज अ सुफिक्स जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब होता है उसे सर्जरी द्वारा काट कर हटा देना। तो ब्लड वेसल के अंदर यदि कोई क्लॉट है जो कि ब्लड वेसल की दीवार पर चिपका हुआ है, थ्रोम्बस है, तो इस चीज को सर्जरी द्वारा यहां से रिमूव करना थ्रोम्बेक्टोमी कहलाता है। लास्ट ऑप्शन डी के अंदर जो टर्म बताई गई है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, यानी प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ जाना थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व्स। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में किसे किसे इंक्लूड किया जाता है? टाइमली, एडिक्वेट, एक्टिव फीडिंग, ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option D. All are included into the complementary feeding. सबसे पहले हम बात करते हैं वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होता क्या है। बच्चे के जन्म होने के बाद से लेकर 6 महीने की उम्र होने तक उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। और ये बच्चे की सभी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट भी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चे की एज 6 महीने की हो जाती है, उसका बॉडी ग्रो कर रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है और बच्चे की जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो अब सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस सिचुएशन में बच्चे को मदर्स ब्रेस्ट मिल्क के अलावा खाने पीने के लिए दूसरी चीजों की शुरुआत करवाना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग प्रोसेस कहलाता है। अब इस वीनिंग प्रोसेस के अंदर जो फूड आप बच्चे को देंगे वो सबसे पहले लिक्विड होगा, फिर सेमी सॉलिड होगा और फिर सॉलिड होगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है टाइमली, एडिक्वेटली, सेफली, प्रॉपरली और एक्टिवली दिए जाने चाहिए। यानी कि बच्चे को जब भी भूख लगे इसे ये फूड मिल जाना चाहिए। और इस फूड जिसे आप बच्चे को खाने के लिए देंगे उसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार कंटेंट होना चाहिए। बच्चे को जितनी आवश्यकता है, जितनी इच्छा है, उतना एडिक्वेट मात्रा में फूड मिलना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। इसके अलावा जो फूड आप बच्चे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हाइजीनिकली प्रिपेयर करना चाहिए, यानी साफ सफाई से उसे तैयार करना चाहिए।
सेफ होना चाहिए, क्लीन यूटेंसिल्स का उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आता है प्रॉपरली फेड, यानी इस बच्चे को जब भी आप फीडिंग कराएंगे तो अच्छी तरीके से फीडिंग करानी है ताकि वो पेट भर के खा सके। और इसके साथ ही याद रखिएगा, न्यूबॉर्न बेबीज को दिन में कम से कम वीनिंग के दौरान 8 से 10 बार फीड कराना जरूरी है, या बच्चा जब भी क्राई करे उसे फीडिंग देना जरूरी है, चाहे वो ब्रेस्ट फीड हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकाइट्रिक से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट यू मीन बाय वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी? Yes, let's see what exact waxy flexibility means. अगर कोई व्यक्ति या कोई साइकाइट्रिक पेशेंट कह सकते हैं आप, कई घंटे तक लगातार बॉडी को एक ही पोजीशन में मेंटेन करता है, स्थिर रखता है, तो ये कंडीशन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। और इसे आप कैटल फ्लेक्सी के नाम से भी जानते हैं। एक वर्ड कैटेलेप्सी से सिमिलर होता है, कैटेफ्लेक्सी। इसका क्या मीनिंग है? जब कोई व्यक्ति अचानक बहुत एक्सट्रीम इमोशन को फेस करता है तो उसकी अचानक मसल टोन का चला जाना कैटाप्लेक्सी कहलाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अचानक से बहुत ज्यादा डर गया या फिर अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, तो दोनों ही सिचुएशन में वो अपने मसल की टोन खो देता है, यानी अपने मसल्स पर काबू खो देता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। तो ये चीज कैटाप्लेक्सी कहलाती है। कैटालेप्सी का मतलब होता है अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रखना, और कैटाप्लेक्सी का मतलब होता है मसल टोन होना, यानी अचानक इमोशनल होने पर नीचे गिर जाना, खुद के शरीर का बैलेंस खो देना। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आप समझ ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, important one, especially if you are preparing for NORCET like exams. The question is, it is calculated that a burn client needs 1800 ml of fluid in 24 hours in order to maintain blood volume and urinary output. How many ml would the nurse plan to infuse in first 8 hours based on Parkland formula? सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक बर्न का पेशेंट है, उसे बर्न के बाद पहले 8 घंटे में कितना फ्लूइड दिया जाएगा, और इस फ्लूइड का जो कैलकुलेशन है आपको पार्कलैंड फॉर्मूला के अनुसार बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 450 ml, 600 ml, 900 ml, 1200 ml। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किया होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से इसे सॉल्व करके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कमेंट में ऐसा मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे रेगुलरली क्लास को अटेंड करते हैं, फीडबैक देते हैं, पार्टिसिपेशन के लिए ऑप्शंस भी पुट करते हैं। आप सभी के रिस्पॉन्स, आप सभी के कमेंट्स को मैं रेगुलर पढ़ रहा हूं, और थैंक यू फॉर फीडबैक। कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं कि आप लैंग्वेज को चेंज करिए। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फॉर नर्सेस प्रिपरेशन पहले इंग्लिश बेस्ड चैनल था, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई होती थी।
लेकिन आप लोगों की डिमांड पर इस चैनल पर हिंदी लैंग्वेज में कंटेंट दिया जाने लगा और अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वापस से चाह रहे हैं कि कंटेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए प्रॉपरली, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी में ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि बीच का रास्ता निकाला जाए और कुछ चीज़ों को इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके बताया जाए। होपफुली हमारा ये रिस्पॉन्स आपको ठीक लगा होगा एंड थैंक यू फॉर द फीडबैक। चलिए अब वापस से बात करते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है। पार्कलैंड फॉर्मूला बर्न पेशेंट में कितना फ्लूइड देना है इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये फॉर्मूला होता है 4 ml मल्टीप्लाइड बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट इन केजी। यानी कि कितने किलो का व्यक्ति है और उसके शरीर का कितना परसेंट हिस्सा जला है, उसे 4 ml से यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो इससे उस व्यक्ति में 24 घंटों में कितना फ्लूइड देना है ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्लूइड वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ दी गई है। टोटल 1800 ml पहले 24 घंटों में इस पेशेंट को दिया जाना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पहले 8 घंटे में आप इसे कितना फ्लूइड देंगे। अब आप इसका सॉल्यूशन बताएं। यस, पार्कलैंड फॉर्मूला के अंदर जितना भी फ्लूइड पेशेंट को देना होता है उसे हम 2 टाइम इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले 8 घंटे और उसके बाद के 16 घंटे। यानी कि ये जो 1800 ml यहाँ पर आपने पार्कलैंड फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट किया है, इस 1800 ml को हम पहले 24 घंटों में दो हिस्सों में देंगे। यानी कुछ फ्लूइड पहले 8 घंटों में दिया जाएगा और बचा हुआ 16 घंटे में। तो याद रखिएगा, पहले 8 घंटे में टोटल फ्लूइड का 50% दिया जाता है और रिमेनिंग 50% अगले 16 घंटों में देना होता है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट है उसका 50% होगा 900 ml, यानी 900 ml पहले 8 घंटों में क्लाइंट को दिया जाएगा और बचा हुआ 900 ml अगले 16 घंटे में क्लाइंट को दिया जाएगा। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लीथल अरिथमिया इज। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा डेंजरस अरिथमिया कौन सा है ये आपको बताना है। ऐसा अरिथमिया टाइप जो जिसके कारण डेथ होने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उसका आपको सिलेक्शन करना है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकिकार्डिया, साइनस अरिथमिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसे कई बार शॉर्ट में वीफिब के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है और ये सबसे ज्यादा लीदल भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with severe major depression states, my heart has stopped and my blood is black ash. The nurse interprets this statement to be evidence of which of the following? एक मेजर डिप्रेशन से सफरिंग पेशेंट आपसे कहता है कि मेरे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और मेरा ब्लड एक ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो गया है, यानी मेरा खून काली राख में बदल गया है। पेशेंट का ये स्टेटमेंट सुनकर
पेशेंट में कौन सी कंडीशन हो रही है, ऐसा आप अनुमान लगाएंगे। क्या इस व्यक्ति को हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, इल्यूशन हो रहा है, डेल्यूशन हो रहा है, नन ऑफ द अबव। देखिएगा, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन 3। जब भी कोई व्यक्ति मेजर डिप्रेशन की कंडीशन में होता है तो उसे डेल्यूशन होने लगता है। डेल्यूशन क्या है? डेल्यूशन एक फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ होता है, यानी पर्सन को झूठा विश्वास हो जाता है कि उसके शरीर के अंदर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और उसका ब्लड काली राख में बदल गया है। जबकि आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? या किसी का ब्लड काली राख में बदल जाए तो क्या पर्सन सरवाइव कर पाएगा? नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन पर्सन को ये फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ है कि नहीं, मेरे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, मेरा ब्लड ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो गया है। हम अब इस पर्सन को चाहे जितनी भी आप प्रूफ दिखाएं, कितना भी समझाने की कोशिश करें, ये नहीं मानेगा। उसका ये बिलीफ परमानेंट है और इसे ही हम डेल्यूशन कंडीशन कहते हैं। मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हेल्यूसिनेशन और इल्यूशन दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बिना प्रेजेंस के ही किसी चीज का स्टिमुलेशन परसीव होता है तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन है। यानी बिना किसी व्यक्ति के प्रेजेंस के व्यक्ति दिखाई देना, बिना किसी आवाज के होने पर आवाज सुनाई देना, ये सभी हेल्यूसिनेशन है। और इल्यूशन का मतलब होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, यानी आपने गलत परसेप्शन कर लिया किसी चीज का, अंधेरे में जा रहे थे, लकड़ी को सांप समझ लिया, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जिन्हें प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। पहली टर्म है सर्कमस्टेंशियलिटी और दूसरी टर्म है टेंजेंशियलिटी। दोनों ही साइकाइट्रिक सब्जेक्ट से हैं। जब कोई व्यक्ति जिससे कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका घुमा फिरा कर आंसर दे दे तो ये चीज सर्कमस्टेंशियलिटी कहलाती है। वहीं इसके ऑपोजिट, किसी व्यक्ति से आपने क्वेश्चन पूछा लेकिन क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट जवाब है वो उसे ना देकर इधर उधर की बातें करता है, आपको दूसरी सभी कहानियां सुनाने लगता है, बातें बताने लगता है और मेन क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, तो इसे हम टेंजेंशियलिटी के नाम से जानते हैं। सर्कमस्टेंशियलिटी में तो घुमा फिरा के बात का जवाब दे देगा, लेकिन टेंजेंशियलिटी कंडीशन के अंदर पेशेंट पूछे गए सवाल का जवाब कभी नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए आप ड्यूटी पर हैं हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की तरह, आप पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको इंजेक्शन लग चुका है, तो पेशेंट आपको दूसरी बातें बताने लगेगा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी, इसके बाद मुझे हॉस्पिटल आने लगा, मेरे परिवार के लोग ये काम करते हैं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी हाइट इतने फुट है, मुझे ये चीजें पसंद है, और फाइनली कहेगा जी सर इंजेक्शन मेरे लग गया था। तो ये चीज है सर्कमस्टेंशियलिटी। लेकिन आपके पूछने पर अगर इसी बात को वो और आगे ले जाए और आंसर ना दे कि इंजेक्शन लगा है या नहीं, तो ये चीज टेंजेंशियलिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग इज। हैंड वॉशिंग के दौरान कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, ये आपको बताना है। बैक ऑफ हैंड, रिस्ट, पाम, ऑप्शन बी रिस्ट, पाम, बैक ऑफ हैंड, ऑप्शन सी पाम, रिस्ट, बैक ऑफ हैंड, ऑप्शन डी पाम, बैक ऑफ हैंड, रिस्ट। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। कोविड के दौरान हैंड वॉशिंग को याद रखने के लिए एक ट्रिक सामने आई थी, हम उसे रिवाइज करेंगे।
जब भी आपसे हैंड वॉशिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको सुमन के इस वर्ड को याद रखना है। सुमन के इस वर्ड को याद रखना है। एस का मतलब है सीधा, यानी आपको अपने हैंड्स की जो पाम्स है, हाथों की हथेलियां हैं, इसे आपस में रब करना है। उसके बाद यू का मतलब है उल्टा, यानी बैक ऑफ द हैंड को आपको रब करना है। एम का मतलब होता है मुट्ठी, यानी कि अब आपको फिस्ट बनाकर, फिस्ट क्लोज कर कर, मुट्ठी बंद करके नकल एरिया को क्लीन करना है। ए का मतलब होता है अंगूठा, यानी थंब। अब आपको राउंडेड मोशन में अपने थंब को क्लीन करना है। एन का मतलब होता है नाखून, जिन्हें आप नेल्स कह सकते हैं। अब इन्हें आपस में रब करना है हथेली के ऊपर राउंडेड मोशन के अंदर। और के का मतलब होता है कलाई, यानी रेस्ट। आखिरी में आपको कलाई को रब करना है। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले एस फॉर सीधा यानी पाम, यू फॉर उल्टा मतलब बैक ऑफ हैंड, M for मुट्ठी means closed fist, A for अंगूठा means thumb, N for नाखून means nail और K for कलाई means wrist। इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद रख सकते हैं, ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन containing HCG is an important sign of। अगर किसी वुमेन के यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रेजेंट हो तो ये किस कंडीशन के होने को बताता है? मेनिंजाइटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी या फिर रीनल ट्यूमर? एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही हैं। यूरिन में HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस प्रेगनेंसी को बताती है। और यूरिन में इस हार्मोन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूपीटी टेस्ट किया जाता है। यूपीटी टेस्ट स्टैंड्स फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। कंसीव होने के लगभग 2 सप्ताह बाद वुमेन के यूरिन में ये चीज देखने को मिलती है। अगर किसी वुमेन को मिस्ड पीरियड हुआ, यानी जितनी तारीख को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी थी, ब्लीडिंग नहीं हुई और उसके बाद 2 सप्ताह निकल चुके हैं, तो उस समय आप इस यूपीटी टेस्ट को करवा सकते हैं। नॉर्मली एचसीजी हार्मोन की प्रेजेंस कंसेप्शन के 10 दिनों बाद देख ली जाती है, लेकिन 2 सप्ताह बाद इस टेस्ट को करना उपयुक्त मानते हैं, ताकि कंफर्मली इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सके। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा इस टेस्ट के लिए कौन सा किट इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे निश्चय किट। मार्केट में प्राइवेट ब्रांड्स के द्वारा अलग अलग नाम से किट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी को यूरिन टेस्ट द्वारा कंफर्म करने के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा किट दिया जाता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिया जाता है, उसे निश्चय किट कहते हैं। निश्चय किट। Next question is, body's attempt to fight the effect of nauseous substance with all its defensive abilities are known as। शरीर की किसी हानिकारक तत्व से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? अलर्ट रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस, एग्जॉशन? The right answer is option C, resistance। आपने एक टर्म सुनी होगी GAS, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई है, जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से लिया गया था।
फ्रेंड्स, अगर आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली एमसीक्यूज का सेशन अटेंड करते हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगले 1 महीने की क्लास के अंदर प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अपकमिंग 1 महीने के टाइम में कई एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर आने वाले हैं इस 1 महीने के बाद। तो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए रिवीजन पर्पस से हम सभी पुराने क्वेश्चंस जो कि रिवाइज पहले पढ़ाए गए हैं उनका एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे। आइए अब बात करते हैं जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम के बारे में। जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं: अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस और एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन क्या है? इसे आप स्टेज 1 के नाम से जानते हैं और इस स्टेज के अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, जैसे कि आप अभी हेल्दी हैं, नॉर्मल है, अचानक आपकी लाइफ के अंदर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई या फिर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आना, और इस समय आपका बॉडी इस स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करके कुछ अलार्म शो करता है। ये अलार्म रिएक्शन वाली स्टेट कहलाती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी पर किसी तरह का स्ट्रेस है। नॉर्मली आप ये बात देखेंगे कि जब आप स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरते हैं, मानसिक तनाव की अवस्था से गुजरते हैं, तो आपका जो पेट है ये सबसे पहले आपका इंडिकेटर बनता है। यानी कि स्ट्रेसफुल इवेंट में डिप्रेशन के दौरान पर्सन की जो बाउल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पर्सन को या तो डायरिया रहने लगता है, या इनडाइजेशन होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर नॉर्मल बाउल मूवमेंट अगर कहीं पर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिस्टेंस। ये सेकंड स्टेज मानी जाती है, अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज और टॉक्सिन्स और फिजिकल फोर्स। आपके शरीर की पूरी क्षमता आपकी लाइफ में आई इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हराने की कोशिश करती है, इससे ओवरकम करने की कोशिश करती है, इससे बाहर आने की कोशिश करती है। बॉडी का पूरा रेसिस्टेंस पावर यहाँ काम करता है, इसलिए इसे हम रेसिस्टेंस की स्टेज कहते हैं, जिसमें बॉडी डिजीज को हराने की पूरी कोशिश करती है। फाइनली लास्ट पॉइंट आता है एग्जॉशन, स्टेज ऑफ एक्सट्रीम फैटिग और वीकनेस। अब अगर आपकी बॉडी इस स्ट्रेसफुल इवेंट से जीत जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जीत पाती, ये लड़ाई अगर ज्यादा समय तक चल जाती है तो इसे आप स्टेज ऑफ एग्जॉशन कहते हैं। इसमें लंबे समय तक रेसिस्टेंस के बाद आपको बॉडी को फैटिग होने लगती है, थकान होने लगती है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी इससे हार जाती है और आप में ये डिजीज कंडीशन हो जाती है। तो याद रखिएगा, जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अलार्म बजेगा, दूसरे में रेसिस्टेंस होगा, और थर्ड में एग्जॉशन होगा, यानी वीकनेस, डिफीटनेस, फैटिग, कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, malignant tumor of the connective tissue is। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू में यदि कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, ये आपको बताना है। सार्कोमा, कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा, मेलोमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सार्कोमा। कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट कैंसर है, सार्कोमा। आइए रिमेनिंग ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लें। सार्कोमा कैंसर बेसिकली हमारे शरीर के सॉफ्ट टिश्यूज को प्रभावित करता है,
सॉफ्ट टिश्यूज के एग्जाम्पल में कार्टिलेज, ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू आदि इंक्लूड किए जाते हैं। ऑप्शन बी में कार्सिनोमा बताया गया है। कार्सिनोमा जो है एपिथेलियल टिश्यूज का कैंसर होता है। ऑस्टियोमा बोन का कैंसर है और मेलेनोमा जो है मेलेनोसाइट्स का कैंसर है। मेलेनोसाइट्स हमारी स्किन के लिए पिगमेंट का निर्माण करती हैं और याद रखिएगा मिलेनोमा मोस्ट सीरियस स्किन कैंसर टाइप माना जाता है, यानी स्किन का सबसे घातक कैंसर, सबसे डेंजरस कैंसर है मेलेनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट scheduled for removal of pituitary gland. The nurse be particularly alert for. किसी पेशेंट में पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल प्रोसीजर होने वाला है। इस प्रोसीजर के बाद इस क्लाइंट के लिए एज अ नर्स आपको किस प्रॉब्लम के लिए अलर्ट रहना होगा? नेजल कंजेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस, मसल टिटैनी, ओलिग्यूरिया। Yes, the right answer is option A, nasal congestion. याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना होता है तो इसके लिए ट्रांस स्पेनोइडल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ट्रांस स्पेनोइडल अप्रोच। और इस अप्रोच के अंदर नोज के थ्रू हम असेसमेंट करते हैं, यानी कि क्लाइंट की पिट्यूटरी ग्लैंड को हम नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकालते हैं, नाक के रास्ते बाहर निकालते हैं और इस ऑपरेशन के बाद नेजल एरिया में ट्रॉमा हो सकता है और इसके कारण क्लाइंट में नेजल कंजेशन जैसी कंडीशन हो सकती है, नाक में रुकावट आ सकती है। तो इस चीज के लिए हमें अलर्ट रहना होगा। एब्डोमिनल टेंडरनेस का मतलब होता है पेट को असेस करने के दौरान पेन होना और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिमूवल से रिलेटेड नहीं है ये। मसल टिटैनी कैल्शियम की कमी के कारण देखने को मिलती है। अगर कैल्शियम की कमी है तो वहां पर आपको मसल टिटैनी देखने को मिलेगी। ओलिग्यूरिया कंडीशन का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का 400 ml या इससे कम होना ओलिग्यूरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोमिक कैटगट सूचर इज। इनमें से क्रोमिक कैटगट सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम कितने दिनों का माना जाता है? 7 days, 14 days, 21 days, 90 days. The right answer is option D, 90 days. आइए कैटगट सूचर के बारे में कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। कैटगट सूचर इज अ natural absorbable suture and it is obtained by longitudinally slitting the intestinal mucosa of sheep and goat. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैटगट सूचर किस प्रकार का सूचर है तो आप बताएंगे नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर, यानी कि ये सूचर हमारे शरीर में लगाने के बाद इसे रिमूव करवाने की आवश्यकता नहीं है, यानी पेशेंट को टांके खुलवाने अस्पताल वापस नहीं आना पड़ता। शरीर के एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा ये सूचर बॉडी में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। कैटगट सूचर का निर्माण शिप और गोट की इंटेस्टाइन से होता है। कैटगट इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी कंप्लीटली विद इन 90 days
विद इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ लास्टिंग 7 days। कैटगट सूचर 90 दिनों के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 7 दिनों की मानी जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एक बार जब आपने सूचर लगाया तो उसी पोजीशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ कितने समय तक रह सकते हैं। तो अगर आप एक बार कैटगट सूचर लगाते हैं तो ये 7 दिनों तक एज इट इज बने रहते हैं, फिर इनमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 7 days की होती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।